नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सचिवालय सहायक जिसका एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक है, उसके लिए ये दूसरा प्रैक्टिस सेट में लेकर आया हूँ। इसके पहले मैं पहला भी लेकर आया था, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिर प्रीवियस ईयर का भी एक प्रैक्टिस सेट है, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक मैं 15 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूँ सचिवालय सहायक के लिए। तो आप लोग बस इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए अब बात करते हैं अपने पहले प्रश्न के बारे में। जलियांवाला बाग कत्लेआम या हत्याकांड किस शहर में हुआ था? मेरठ, आगरा, अमृतसर या लाहौर? तो ये जो हत्याकांड था वो अमृतसर में हुआ था, इसीलिए इसे अमृतसर हत्याकांड भी कहा जाता है। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। तो ये जो डेट है जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। लगभग 800 से 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी इस हत्याकांड में और 200 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। तो उस दिन 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने के बाद यहाँ पे आए हुए थे और एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट, एक बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। और प्रदर्शन ये दो वजहों से कर रहे थे। एक तो था कि ये चाहते थे कि अंग्रेज लोग रोलेट एक्ट को वापस ले लें, और दूसरा दो लीडर्स जो कि आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उनको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था। तो उसमें एक थे सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को जो अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया था, तो ये लोग चाहते थे कि अंग्रेज इन दोनों को रिहा कर दे। तो ये दो वजहों से प्रदर्शन कर रहे थे लोग। रोलेट एक्ट एक बहुत ही काला कानून था, जिसके अनुसार क्या था कि अंग्रेज़ों के पास ये एक आज़ादी हो गई थी कि वो किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उन्हें जेल में बंद रख सकते थे। तो एक तरह से ये काला कानून हुआ। तो इसकी वापसी के लिए और इन दोनों की रिहाई के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये जो थे माइकल डायर, इन्होंने क्या किया, इन निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दी अपने ट्रूप से, सैनिकों से बोलकर। बाद में आप जानते हैं 2021 में एक मूवी आई थी सरदार उधम सिंह। तो ये क्या किए थे कि 20 साल के बाद, इस घटना के 20 साल के बाद इन्होंने लंदन में जाकर बदला लिया, और माइकल डायर से नहीं, माइकल ओ ड्वायर से, जो उस टाइम पे पंजाब के गवर्नर थे। तो इन्होंने माइकल डायर से ज़्यादा माइकल ओ ड्वायर को दोषी माना था कि आखिर कहीं ना कहीं इनका हाथ था और इन्होंने इसको सपोर्ट किया था। इसीलिए माइकल ओ ड्वायर को जाकर गोली मारा था सरदार उधम सिंह जी ने। अब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से एक दो चीज़ें और जान लीजिए कि इसी घटना के बाद इस घटना की जांच के लिए जो कमीशन बैठा था, उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन। और एक इसी घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एशिया के पहले नोबेल लॉरेट थे, उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि जो कि अंग्रेज़ों से इन्हें मिला था, उन्होंने इस उपाधि को वापस कर दिया था। वो इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे कि आखिर अंग्रेज लोग निहत्थे लोगों पे कैसे गोलियां चलवा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1935 ईस्वी में। तो इस टाइम पे क्या है, जो जिस एक्ट के थ्रू हुई थी उस एक्ट का नाम है आरबीआई एक्ट, जो कि 1934 में आया था, और एक साल के बाद आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। तो स्टार्टिंग में ये क्या था, एक क्षेत्रीय निजी बैंक था। क्षेत्रीय निजी बैंक था। उस समय ये गवर्नमेंट मतलब सरकारी बैंक नहीं था, उस समय क्षेत्रीय निजी बैंक था। और इसकी जो जमा पूंजी थी, अधिकृत पूंजी थी, वो थी 5 करोड़ रुपए उस टाइम पे थी। तो आज के समय में अगर देखें तो हेड क्वार्टर जो है आरबीआई का वो है मुंबई में, जो कि है महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? मतलब कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान में जो कि कहता है कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं? अनुच्छेद 16, 15, 14 या 13? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष सभी एक समान है। इसका साफ मतलब बस इतना है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ही लागू करेगा। तो इसका यही मतलब है। चौथा प्रश्न,
भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? 20, 25, 30 या 34? तो अभी वर्तमान में जो स्वीकृत संख्या है वो है 34। हालांकि ओरिजिनली ऐसा नहीं था, क्योंकि 1956 में ये था 11, इंक्लूडिंग सीजेआई, मतलब इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे उनको इंक्लूड करके 11 ये संख्या था। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1960 में ये हो गया 14, फिर 1977 में ये हो गया 18, फिर 1986 में ये हो गया 26। इसी तरीके से करते करते कई बार संशोधन हुआ और फाइनली अभी जो है 2019 में जो लेटेस्ट हुआ था उसमें 33 था, प्लस एक जो ये है सीजेआई, मतलब टोटल 34 अभी का सैंक्शनड स्ट्रेंथ है। 2019 से लेकर अभी 2022 चल रहा है और आज भी ये जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो है 34। पांचवा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार है टोटल 6, ओरिजिनली 7 था लेकिन एक हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, तो अभी है 6। तो इसमें है कि कौन सा जो मौलिक अधिकार है वो बच्चों को शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार वो देता है। तो एक्चुअली शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है वो है 23 और 24, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है बच्चों के विरुद्ध, तो वो है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 के अनुसार क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने या खाने, मतलब खान जो होता है वो सब में नहीं लगाया जाएगा काम करने के लिए। आर्टिकल 19 क्या है, ये है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 17 क्या है, इसमें क्या है अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता के अंत के लिए जो है वो है आर्टिकल 17। आइए अब देखते हैं छठे प्रश्न के बारे में। वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो वो जो महिला है वो है बेगम हजरत महल। तो ये कहाँ से नेतृत्व कर रही थी? लखनऊ से, जो कि अवध का कैपिटल था। इसके अलावा अगर आप देखें तो बिहार से कौन कर रहे थे? तो बिहार से कर रहे थे कुंवर सिंह, बिहार से काफ़ी जाने माने चेहरा थे उस समय के, कुंवर सिंह बिहार से कर रहे थे। फिर उसके अलावा अगर आप देखेंगे कानपुर से, तो कानपुर से कर रहे थे नाना साहेब राव, नाना साहेब राव कर रहे थे कानपुर से। फिर उसके बाद झांसी से जो बहुत फेमस थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई, ये झांसी से कर रही थी। फिर अगर देखें दिल्ली से, जो मेन थे दिल्ली से, तो वहाँ से कौन कर रहे थे? जनरल बख्त खान, ये कर रहे थे दिल्ली से। तो इस टाइप के अलग अलग जगहों से अलग अलग लीडर नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। सातवां, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो मतलब सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक, ये विकसित किया गया है महबूब उल हक जी के द्वारा, जो कि है पाकिस्तान से। 2022 में इसमें जो इंडिया का रैंक था वो था 132। जो लेटेस्ट रैंक अगर आप देखें तो वो है 132, पिछले साल ये था 131, मतलब और गिर गया एक रैंक नीचे। जितना ऊपर रहेगा उतना इसमें बढ़िया है। आठवां, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। नौवां, किस वाइसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड वेलेस्ली? तो वो थे लॉर्ड मेयो। इनकी हत्या कर दी गई थी इनके कार्यकाल में ही, और वो की गई थी 1872 में। एक अफगानी ने एक्चुअली इनकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी इनकी कार्यकाल के दौरान। 10वां, संसद के सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो जो संसद का सम्मिलित बैठक होता है, ज्वाइंट सिटिंग जिसको कहते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। अगर किसी कारणवश लोकसभा के स्पीकर वहाँ पे ना मौजूद हो सके तो फिर इनकी जगह करते हैं लोकसभा के डिप्टी स्पीकर। अगर ये भी वहाँ पे मौजूद ना रहें तो फिर करते हैं राज्यसभा के जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो करेंगे ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आगे और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। 11वां, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय, कोलकाता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय या दिल्ली के दंगों के समय?
तो महात्मा गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन शुरू किया था कम्युनल अवार्ड के समय। तो कम्युनल अवार्ड में हो क्या रहा था कि दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो इसके विरोध में उन्होंने आमरण अनशन किया था पहला। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कम्युनल अवार्ड के समय। 12वां, भारत में हीरे की खान कहाँ है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? तो जो भारत में हीरे की खानें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं मध्य प्रदेश में। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कहाँ, तो मध्य प्रदेश में एक ज़िला है पन्ना जिला, वहीं पे है ये हीरे की जो खान है वो यहीं पे है। इसके बाद अगर कहीं पे बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है गुंटूर, वहाँ पे हीरो की खान पाई जाती है। 13वां, हुमायूं नामा का लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा का जो लेखक है वो है गुलबदन बेगम, और गुलबदन बेगम कोई और नहीं थी बल्कि हुमायूं के सिस्टर थी। हुमायूं की सिस्टर थी गुलबदन बेगम, क्योंकि बाबर के बेटे थे हुमायूं और बाबर की जो बेटी थी वो थी गुलबदन बेगम। तो ये हुमायूं नामा लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। 14वां, ओजोन परत अवस्थित है कहाँ है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या बहिर्मंडल में? तो जो ओजोन परत है वो स्थित है समताप मंडल में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत। 15वां, अबू धाबी किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब की, यूएई की, मिस्र की या जॉर्डन की? तो अबू धाबी जो है वो राजधानी है यूएई का, मतलब यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। इसमें कई एमिरेट्स एमिरेट्स मिलकर एक देश बनता है, उस देश का नाम है यूएई। उसमें एक एमिरेट है अबू धाबी। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, जैसे कि शारजा या तो फिर दुबई या तो फुजाइरा, ये सभी इसमें एमिरेट्स है। टोटल 7 एमिरेट्स हैं। 16वां, बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो कांवर झील पक्षी अभयारण्य है ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। 17वां, स्वेज नहर किन 2 सागरों को मिलाती है? तो आइए इसको देखते हैं मैप के थ्रू। तो ये देखिए, ये है स्वेज कैनाल, यही है कैनाल जो कि मैन मेड है, मतलब ह्यूमन मेड है। यहाँ पे ये प्राकृतिक रूप से नहीं था, लोगों ने इसको बनाया है, क्योंकि इस साइड से इस साइड जाने के लिए पूरा इस साइड अफ्रीका क्रॉस करना पड़ता था, इसीलिए यहाँ पे ये छोटा सा ये 193 किलोमीटर का ये मैन मेड बनाया गया। तो ये किनको, कौन से 2 सागरों को जोड़ती है आपको ये बताना है। तो इस साइड देखिए यहाँ पे है रेड सी, और यहाँ पे ये बन गया जब स्वेज कैनाल तो ये रेड सी जाकर मिल गया मेडिटेरेनियन सी में। तो ये है भूमध्य सागर और ये है लाल सागर। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ है भूमध्य सागर और लाल सागर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। इस मैप के थ्रू आप और देख सकते हैं कि इस साइड है यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ से गल्फ ऑफ एडन से होते हुए आते हैं रेड सी में, और रेड सी के आगे जब यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे है स्वेज कैनाल। जब बन गया तो फिर यहाँ से आप जा सकते हैं यूरोप की ओर मेडिटेरेनियन सी होते हुए। 18वां, शिक्षा जो आरंभ में राज्य का विषय थी, किस संविधान के द्वारा उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया? 24वें संशोधन द्वारा, 25वें, 42वें या 44वें संशोधन द्वारा? तो ये जो शिक्षा है उसे समवर्ती सूची में डाला गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि हुआ था 1976 में। 19वां प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कर्नाटक राज्य में ये अवस्थित है। और कर्नाटक में कहाँ? तो कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे है, और इसकी ऊंचाई लगभग है 455 मीटर। 20वां, भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कृष्णा, नर्मदा, कावेरी या गोदावरी? तो जो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है लगभग 1465 किलोमीटर। 21वां, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये हुआ था 1576 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा
प्रताप के बीच में हुआ था ये हल्दी घाटी का युद्ध। 22वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम के प्राकलन तैयार किए जाते हैं किनके द्वारा? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय के प्राकलन है वो तैयार किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा, जिसे कहते हैं CSO इंग्लिश में, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इनके द्वारा ही ये तैयार किए जाते हैं। 23वां, भारत में जो अधिकांशतः बेरोजगारी है वो किस टाइप का बेरोजगारी है? प्रौद्योगिकीय, चक्रीय, संघर्ष या संबंधी संरचनात्मक? तो जो भारत में बेरोजगारी है वो अधिकांशतः है चक्रीय बेरोजगारी। अब चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है? मतलब ऐसी बेरोजगारी जो समग्र मांग में कमी तथा निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण है। मतलब उत्पादन क्षमता बहुत कम है और मांग बहुत कम है, इसीलिए बेरोजगारी है। अगर इसमें क्या है कि मांग में वृद्धि हो जाएगा तो इस तरह की बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। 24वां, इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से, कवक से, शैवाल से या जीवाणु से? तो जो इन्फ्लुएंजा रोग है वो होता है विषाणु से। 25वां, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या अंटार्कटिक महासागर? तो जो सबसे बड़ा भाग है वो है प्रशांत महासागर, जिसे कहा जाता है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन, इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा गर्त गहराइयाँ यहीं पाई जाती है। इनफैक्ट जो मेरियाना ट्रंच है, मेरियाना ट्रेंच वो भी पाया जाता है प्रशांत महासागर में ही। 26वां, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो जो सांची का जो स्तूप था वो बनवाया था अशोक ने। 27वां, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में है? तो वो जो है वो है रामेश्वरम द्वीप है, भारत और श्रीलंका के मध्य में। 28वां, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो था वो रखा गया था वर्ष 1968 ईस्वी में। इनफैक्ट 1969 ईस्वी में इसे पास भी कर दिया गया था लोकसभा से, लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया। उसके पहले ही लोकसभा भंग हो गई थी। अब लोकसभा भंग हो गई थी, उसके बाद से लेकर अब तक टोटल 8 बार इसे पेश किया गया लोकसभा में, लेकिन फिर इसका अब तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। 29वां, एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध किससे था? चालुक्यों से, चोल से, पल्लवों से या राष्ट्रकूट से? तो एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध गुफा मंदिर थे उनका संबंध था राष्ट्रकूटों से। 30वां, चंद्रमा क्या है? तारा है, ग्रह है, उपग्रह है या उल्का है? तो चंद्रमा एक्चुअली उपग्रह है और ये अर्थ का ही उपग्रह है। अर्थ का ही ये उपग्रह है। ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है चंद्रमा, और चंद्रमा पे वायु का अभाव है। तो यही थे 30 क्वेश्चंस। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।